तो बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारे से मेमने की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम नीली था। वो बेहद खूबसूरत और प्यारी थी, सबकी चहेती थी। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, चिड़िया, तोता सब उससे पसंद करते थे। एक दिन नीली के वालिदैन को दूसरे गांव किसी काम से जाना था, लेकिन नीली उनके साथ जाने के लिए राजी न थी। नीली की अम्मी ने कहा, नीली आप अभी छोटी हो, खेलते खेलते कहीं दूर चली गई और कोई लोमड़ी तुम्हें उठा ले जाए तो? नीली ने कहा, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र न करें, मेरे तमाम दोस्त यहाँ हैं। नीली ने एक न मानी। नीली के वालिदैन ने दोस्तों को नीली का ख्याल रखने को कहा और नीली से कहा, घर से अकेले दूर बिल्कुल मत जाना। उसके तमाम दोस्त अपने अपने कामों में मसरूफ थे और नीली नर्म मुलायम जायकेदार घास चरते चरते अनजाने में काफी दूर चली गई। उसे ये तक ख्याल न रहा कि वो जा कहाँ रही है और अचानक उसके सामने एक लोमड़ी आ गई। उसकी नजर नीली पर पड़ी और उस प्यारी सी जान को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आज बहुत दिनों बाद मुझे चटपटा खाना हासिल होगा, हा हा हा। लोमड़ी बेहद खुश तो थी, लेकिन अगर मैंने इसे अभी खा दिया तो इसके तमाम दोस्त यहाँ आ जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? उसने नीली से बात करना शुरू की और ऐसे जताया जैसे वो नीली की बहुत अच्छी दोस्त हो। उसने नीली से कहा, नीली तुम तो काफी दूर चली आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? नीली ने कहा, अरे हाँ, मैं तो काफी दूर निकल आई, मुझे तो खबर ही न हुई। मेरी अम्मी ने कहा, क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? मेरी अम्मी ने कहा कि अकेले घर से दूर कहीं न जाना, क्योंकि लोमड़ी आ जाएगी और मुझे खा जाएगी। तो ये कहा तुम्हारी अम्मी ने, लेकिन तुमने उसकी बात कहाँ मानी? फिक्र न करो, मेरा घर यहाँ से दूर नहीं है, आ जाओ, तुम मेरी पुश्त पर सवार हो सकती हो, चलो घर चलें। ठीक है। और नीली लोमड़ी की पुश्त पर बैठ गई और दोनों गप्पे लड़ाते लड़ाते लोमड़ी के घर तक पहुँच गए। तो देखो, ये है मेरा घर, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हाय तौबा, ये आपका घर है? छी, कितना गंदा है, आप इसे साफ क्यों नहीं करती? तुम साफ कर दो, अब यहाँ आ तो गई हो ना। ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने ले आए, नीली ने कहा और वो घर की साफ सफाई करने में मसरूफ हो गई। साफ सफाई करते करते उसे भेड़ की चमड़ी नजर आई। नीली बेहद डर गई। ओ नहीं, अगर ये जानवर लोमड़ी ही हुई तो? काश मैंने अपनी अम्मी की बात सुन ली होती। और वो रोने लगी, लेकिन अचानक उसे एक चिड़िया की सीटी सुनाई दी। जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे पता लगा कि ये चिड़िया तो उसकी दोस्त है। चिड़िया ने नीली से कहा, रोना मत, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो जानवर एक लोमड़ी है। अब हम ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकती। तुम उससे ऐसे बातें करती रहना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दोस्त तोता जी बाकी दोस्तों को भी तुम्हारी इमदाद के लिए बुला लेंगे। अचानक वो खामोश हो गई, क्योंकि लोमड़ी कमरे में आ चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही लोमड़ी ने कहा, देखो तो मैंने कितना सारा खाना लाया है, पहले इसे नोश फरमा लो, मुझे जंगल में कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में वापस लौटती हूँ। लेकिन दोस्त, मेरा ख्याल था कि आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ जाएंगी। ओहो, तुम्हारे वालिदैन तो वैसे भी घर पर नहीं हैं, उनके वापस लौटने तक तुम मेरे साथ रह लो। मुझे अपने काम से लौट आने दो, फिर हम रात के खाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? ठीक है। लोमड़ी बाहर चली गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब तो नीली और ज्यादा घबरा गई और रोने लग गई।
وہ واپس آنے کے بعد رات کے کھانے کے بارے میں سوچے گی، مطلب مجھے کھانے کے بارے میں سوچے گی۔ اچانک چڑیا نے سیٹی بجائی اور نیلی کے تمام دوست وہاں حاضر ہو گئے۔ ہاتھی بھیا آ گئے اور انہوں نے اپنی سونڈ سے دروازہ توڑ دیا۔ جلد ہی نیلی باہر آ گئی اور اسے گھوڑا اور کتے کی بھی آوازیں سنائی دی۔ کیا اب ہم یہاں سے چل سکتے ہیں؟ نیلی نے پوچھا اور سبھی نے کہا نہیں، ہم یوں ہی گھر نہیں جا سکتے نیلی، جانے سے پہلے اس لومڑی کو ہم سب کو مل کر سبق جو سکھانا ہے۔ پھر تمام دوست اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے لومڑی کو سبق سکھانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ تدبیر کیا تھی؟ انہوں نے نیلی کو چھت پر رکھ دیا، بلی دروازے کے باہر بیٹھی تھی اور کتا پیچھے کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ ہمارے گھوڑا میاں دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے اور ہاتھی بھیا جنگل کے پاس پہرے داری کر رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا اور لگ بھگ آدھی رات کے وقت لومڑی واپس آ گئی۔ وہ بے حد بھوکی تھی، اسے لگا وہ نیلی کو ایک جھٹکے میں کھا جائے گی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دروازے کے قریب ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا جس میں اٹک کر وہ بس گرنے ہی والی تھی۔ پھر لومڑی غصے سے چلائی، نیلی کہاں ہو تم نے روشنی کیوں نہیں کی؟ لیکن ہاتھی بھیا نے نیلی کو تو چھت پر رکھ دیا تھا۔ پھر نیلی نے جواب دیا، میری دوست میں یہاں اوپر ہوں، دیکھو مجھے لومڑیوں سے بے حد ڈر لگتا ہے۔ او ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اب ہوں نا، اب نیچے آ جاؤ نیلی۔ نیلی نے جواب دیا، نہیں۔ ارے اب نیچے آ بھی جاؤ، چھوٹے بچوں کی طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے میں ہی اوپر آ جاتی ہوں۔ لومڑی چھت پر آنے ہی والی تھی کہ بلی نے اس پر حملہ کر دیا۔ لومڑی بے حد ڈر گئی اور اس نے سوچا کہ چلو پیچھے کے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ پیچھے کے دروازے تک آ تو گئی لیکن وہاں ہمارے ٹیپو بھیا پہرا دے رہے تھے۔ لومڑی کے اوپر ہر دروازے سے حملہ ہو رہا تھا۔ وہ بے حد ڈر گئی اور اس نے دروازہ کھولا اور باہر بھاگ نکلی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی ہمارے گھوڑا بھیا تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے لومڑی کو اتنی زور سے لات ماری کہ لومڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لومڑی درد سے رونے لگی اور جنگل کی سمت بھاگنے لگی، لیکن جنگل پر تو ہاتھی بھیا کا پہرا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے لومڑی کو اٹھا کر ایک پتھر پر اتنی زور سے پٹخ دیا کہ وہ اٹھ نہ پائی۔ پھر نیلی ہاتھی بھیا کی سونڈ پر بیٹھی اور تمام دوست ہنسی خوشی گھر واپس لوٹ آئے۔ ہاتھی بھیا نے کہا، تم بہت خوش قسمت ہو کہ چڑیا اور طوطے نے تمہیں دیکھ لیا، ورنہ اس لومڑی کو ہم سبق نہ سکھا پاتے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق لیا کہ دوستوں کو ہمیشہ چوکنا رہ کر اپنے سچے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے۔ شیر اور چور۔ ایک دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر شکار کرنے کے لیے اپنی ہمیشہ کی جگہ پر تاک لگائے بیٹھا تھا۔ تبھی اسے ایک خوبصورت حسین و جمیل گول گول نقطوں والا ہرن دوڑتا دکھائی دیا۔ اس ہرن کو دیکھ شیر کے منہ میں بالکل پانی آ گیا اور اس نے بڑی چالاکی سے اس ہرن کا شکار کر لیا۔ اس ہرن کو لے کر شیر اپنی غار کی اور چل پڑا۔ غار تک پہنچتے پہنچتے اس کے منہ سے لار ٹپک رہی تھی کہ کب ایک بار اس ہرن کا ذائقہ چکھتا ہوں۔ غار میں پہنچ کر اس نے ہرن کو نوش فرمانا شروع کیا۔ پھر شیر کو کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ لذیذ کھانا اگر میں نے ایک بار میں ہی کھا لیا تو دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس کے بجائے اگر اسے دھیرے دھیرے کھایا جائے تو کیسے رہے گا؟ پھر شیر نے ہرن کا دل باہر نکال کر غار میں ہی کہیں دفنا کر چھپا دیا اور خوشی خوشی باہر چلا گیا۔
دوسرے دن صبح اپنے معمول کے کام نپٹا کر شیر کو جب بھوک لگی تب وہ غار میں آیا، پر دیکھا تو کیا، کل جہاں لذیذ کھانا چھپایا تھا، مطلب ہرن کا دل، وہ اب وہاں سے ندارت تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا۔ شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بے جان دل کو بھاگنا تھوڑے ہی آتا ہے۔ اس کا مطلب ضرور کسی نے اسے چرا کر نوش فرمایا ہوگا۔ چوری؟ چوری؟ اور وہ بھی جنگل کے بادشاہ کے گھر میں؟ شیر کو ایسا غصہ آیا کہ اس نے اپنے خوفناک دہاڑ سے پورے جنگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ پرندے خوفزدہ ہو کر درختوں سے اڑ گئے، سبھی جانوروں کے دل گھبراہٹ کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگے۔ شیر نے عرش و فرش میں تہلکہ مچا دیا، اب کیا ہوگا؟ سبھی اس فکر کے مارے گھبرا گئے۔ تبھی ایک لومڑی ڈرتے ڈرتے کانپتے قدموں سے غار میں داخل ہوئی۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوفزدہ تھی، پر صرف دکھا نہیں رہی تھی کیونکہ جنگل کے بادشاہ کی وزیر تھی نا وہ۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ لومڑی نے گھبرا کر شیر سے دریافت کیا۔ کیا ہوا؟ کیا پوچھ رہی ہو؟ میرے گھر میں نے ہرن کا دل رکھا تھا، وہ کسی نے چرا لیا۔ تم میری ریاست کی وزیر ہو، یہ تمہاری ذمہ داری تھی یا میری؟ شیر کے اس سوال سے لومڑی اور بھی ڈر گئی اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اب تو میری شامت آ گئی، ایسا لومڑی دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ بتاؤ مجھے لومڑی، آخر کون ہے وہ چور؟ میرے سامنے اسے پکڑ کر پیش کرو۔ شیر نے دہاڑ کر کہا، جناب عالی، سچ بتاؤں، کل جب آپ سیر کے لیے باہر نکلے تھے نا، تو غار کے باہر ایک بھیڑیا گھوم رہا تھا، بہت خوفزدہ لگ رہا تھا، ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت یہ کام اسی کا ہے، آپ کہیں تو میں چھان بین کروں۔ چھان بین کیسی؟ اس گستاخ بھیڑیے کو یہاں حاضر کرو، میں ہی خبر لیتا ہوں، جاؤ جلدی، شیر نے حکم دیا۔ لومڑی اپنی جان بچا کر باہر آئی اور جنگل سے بھیڑیے کو تلاش کر کے شیر کے روبرو لے آئی۔ بھیڑیے کو دیکھتے ہی شیر اس پر برس پڑا۔ گستاخ، میری غار میں چوری کرتے ہو، رکو تمہاری خیر نہیں۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، جنگل کی پری کی قسم، میں نے چوری نہیں کی، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، چور تو آپ کے سامنے ہے۔ بھیڑیا لومڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھیڑیے سچ سچ بتاؤ ورنہ خیر نہیں۔ جناب عالی، میں نے اس لومڑی کو آپ کے گھر سے ڈکار مارتے ہوئے آتے دیکھا تھا۔ بھیڑیے نے فوراً جواب دیا، نہیں جناب، اسی نے چوری کی ہے۔ نہیں بادشاہ سلامت، یہ لومڑی ہی چور ہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کا نام لے رہے تھے، اسی لیے شیر اور بھی زیادہ تیش میں آ گیا۔ اس نے ان دونوں کے کان پکڑے اور کہا، تم دونوں ایسے نہ مانو گے، جنگل کی پری کے سامنے کھڑے رہو اور ان کی قسم کھا کر سچ بولو، چلو۔ وہ تینوں ہی جنگل کی پری کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر یہ کیا، خود جنگل کی پری ہی ان کے سامنے وارد ہو گئی۔ بہت جلال میں تھی وہ۔ شیر، تم اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہتے ہو؟ کیسے ریاست ہے یہ تمہاری، اور تم کیسے بادشاہ؟ پر کیا ہوا پری جی، کس نے تکلیف دی آپ کو؟ شیر بڑی نرمی سے جنگل کی پری سے مخاطب ہوا۔ ہائے، میری ایک بہت ہی پیاری ڈالی پر پھول کھلے تھے، پر ان میں سے ایک پھول کسی نے چرا لیا، تو سب سے پہلے اس چور کی تلاش کرو، اس سے پہلے مجھے شکل نہ دکھاؤ۔ جنگل کی پری غصے اور طیش میں ہی چلی گئی۔ ناراض جنگل کی پری کے سامنے شیر کو اپنی پریشانی بتاتے ہوئے ہی نہ بنی۔ اپنا غصہ بھول کر لومڑی اور بھیڑیے کو لے کر وہ واپس غار میں آ گیا۔ غار میں آ کر اس نے خود اس سارے ماجرے کا حل نکالنے کی ٹھانی۔ اس نے ان دونوں کی طرف گھور کر دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، تم دونوں میں سے چور کون ہے؟ وہ قبول کرے، جلدی قبول کرے، ورنہ میں دونوں کو ہی قتل کر دوں گا۔ سچ مچ کا گنہگار تو مرے گا ہی، اور بے گناہ بھی مارا جائے گا۔
सूखे के साथ गीला भी जल जाएगा। ये कहकर शेर ने फिर एक बार लोमड़ी की जानिब देखा और फिर एक बार भेड़िए की जानिब देखा, और इससे पहले कि वो उन पर हमला करता, लोमड़ी शेर के पैरों में गिर गई और शेर के पैर पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगी। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मैंने ही वो दिल चुराया जनाब आली। ये सुन भेड़िए ने राहत की सांस ली और शेर ने लोमड़ी की गर्दन मरोड़ दी। अक्लमंद को लफ्जों की जबान समझती है और बेगैरत को लाठी की। जानवरों की तफरी। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वो एक दूसरे से मिला करते, एक साथ खाना खाते। एक दिन बंदर ने सोचा, हम हमेशा इसी जंगल में घूमते हैं। इंसानों को देखो, वो शहरों में रहते हैं, वो मोटरों गाड़ियों से जंगलों में जाते हैं। वैसे ही हम भी करेंगे। हम जंगल से शहर तफरी करने जाएंगे, बागों में घूमेंगे। उसने ये बात सबको बता दी और मजे की बात यह है कि ये तरकीब सबको पसंद आई। लेकिन शेर से ये कौन कहे? उनकी इजाजत तो चाहिए थी। कोई भी राजी न था। फिर बंदर ने कहा, हमारा सियार होशियार है, वो ये काम यकीनन करेगा। क्यों सियार मियां? उसने सियार से पूछा और वो राजी भी हो गया। दोपहर में वो शेर से मुलाकात करने गया। वहां उसने देखा शेर मियां तो सो रहे हैं। उसे थोड़ी राहत हुई। फिर उसने एक तरकीब लगाई। उसने शेरनी बेगम से बात करने की ठान ली। और मजे की बात, तफरी की ये तरकीब शेरनी बेगम को भी बेहद पसंद आई और उसने फौरन शेर को जगाया और उन्हें बता दिया। शेर मियां भी खुश हो गए और उन्होंने तफरी पर जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन इकट्ठे होना तय पाया। वहां जाने पर क्या क्या करेंगे ये भी उन्होंने शेर को बता दिया। हर कोई अपना अपना टिफिन लाएगा ये भी तय पाया। तमाम जानवर तफरी पर जाने के लिए पुरजोश थे। सभी सुबह जल्दी उठे। मियाँ हाथी ने अपना काला कोट पहना, खरगोश ने अपना सफेद बुशकोट पहन लिया, हिरनी बहन तो सुनहरे नुक्तों वाली साड़ी पहनकर तैयार हो गई। 3-3 जानवरों की कतारें बनाकर सभी निकल पड़े। आगे मियाँ बंदर और सियार रास्ता दिखाने के लिए। टहलते हुए घूमते घामते सभी शहर पहुंच गए। और फिर क्या हड़बड़ी मच गई पता है? उन्हें देखते ही तमाम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर से ही तमाम लोग दूर से ही तफरी देख रहे थे। दुकानदार, सब्जी फरोख्त करने वाली औरतें, तमाम लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। कुछ जानवर सब्जी चखने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन शेर डांटेगा इस डर से अपनी कतार से कोई बाहर नहीं निकल आया। आखिरकार तमाम जानवर बागीचे के पास आए और उनको देखते ही भेल वाले, फल वाले तमाम लोग भाग खड़े हुए। लेकिन हाथी मियाँ ने पूरी गाड़ी उठाकर बागीचे में रख दी। सभी को बेहद भूख लगी थी। उन्होंने हाथ धोए और अपने डिब्बे खोले। खरगोश गाजर और ककड़ी लाया था। शेर और शेरनी बेगम गोश्त लाए थे। मियाँ हाथी तो गन्नों का ढेर उठाकर लाए थे। सभी ने पेट भर के खाया। थोड़ी थोड़ी भेल भी खा ली उन्होंने। और तमाम जानवर जब खाना खाने लगे तब दरख्त पर छुपा बैठा फोटोग्राफर थोड़ा सा आगे आया और उसने तमाम जानवरों का एक बढ़िया सा फोटो निकाला। फिर बाग के दूसरे जानवरों से ये तमाम जानवर मिले। बाद में उन्होंने बागीचे की रेल देखी।
खरगोश, हिरन, सियार ये सभी डिब्बों में बैठ गए और रेल चलाने वाला ये मंजर देखकर डरकर भाग खड़ा हुआ। तो फिर क्या, मियाँ भालू आगे आए और वो रेल चलाने लगे। 2-3 चक्कर लगाने के बाद तमाम जानवर फिसलन पट्टी, झूला इन सभी पर बैठ गए, पर हाथी मियाँ ऊपर चढ़ नहीं पा रहे थे, बेचारे हाथी मियाँ। कुल मिलाकर तफरीह बेहद मजेदार रही। तमाम जानवर कतार में लगकर घर जाने के लिए रवाना हुए और हर साल ऐसी तफरीह यकीनन करेंगे, ये तय पाया। एक वक्त की बात है, एक मुर्गी खाने में एक लाल रंग की मुर्गी रहती थी। उसने अपना घर खुद बनाया था। वो दिन रात मेहनत करके अपने लिए खाना इकट्ठा करती। वो मुर्गी बेहद मेहनती थी। उसके घर के करीब एक तालाब था जहाँ एक चालाक नर लोमड़ी अपने बीवी के साथ रहता था। वो बेहद चालाक था, हमेशा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे खाने का शिकार करता था। लोमड़ी और उसकी बीवी की नजर उस लाल मुर्गी पर पड़ी रहती। लोमड़ी जब भी उस लाल मुर्गी को देखता, उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, ये लाल मुर्गी बड़ी लज्जतदार होगी। मैं अपनी बेगम को इसे तोहफे में देना चाहता हूँ, फिर हम इसे पकाएंगे बड़े बर्तन में। वैसे ही एक रोज लोमड़ी ने अपना बाजार का थैला उठाया और अपनी बेगम से कहा, आज मैं वो लाल मुर्गी को पकड़ने जा रहा हूँ। आज रात हम उसकी दावत करेंगे। उसे पकाने की तैयारी करो, तब तक बड़े से बर्तन में पानी उबालो और मैं आता हूँ। बेगम से ये बात कहकर लोमड़ी उस लाल मुर्गी के घर के पास चला गया। लोमड़ी की बेगम बेहद खुश थी और उसने मुर्गी को पकाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई निकाली और उसमें पानी और मसाला डालकर उस पानी को उबालने के लिए रख दिया। उसी वक्त वो लाल मुर्गी अपने घर से बाहर निकली और रात के लिए खाना जुटाने में लग गई। उसने चालाक लोमड़ी को दरख्त के पीछे छुपा हुआ न देखा। लाल मुर्गी खाना खोजते खोजते घर से दूर चली गई। लोमड़ी ने सोचा कि यही मौका है और वो फौरन मुर्गी के घर के अंदर घुस गया। लोमड़ी ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि वो लाल मुर्गी के लौटने के बाद उसे कैसे पकड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो लाल मुर्गी अपने रात के खाने की थैली लेकर वापस आई। उसने घर में घुस के दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि मुर्गी के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब वो मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ा। मुर्गी ने लोमड़ी के साथ बहुत हिम्मत से मुकाबला किया। मुर्गी ने झट से अपनी थैली नीचे छोड़ी और वो उड़कर एक काठ के ऊपर जाकर बैठ गई। मुर्गी ने बैठकर सांस ली और लोमड़ी से कहा, ओ चालाक लोमड़ी, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम कितनी देर तक मुझसे बचने की कोशिश करोगी? लोमड़ी ने देखा कि अभी मुर्गी को पकड़ना शायद मुमकिन नहीं है। ये मुर्गी बहुत होशियार है और बहुत फुर्तीली भी है, पर लोमड़ी भी बहुत चालाक है। लोमड़ी ने एक पल के लिए सोचा और उसने झट से अपने दिमाग में एक तरकीब लगाई और कहा, मैं और मेरी बेगम तुम्हें पकड़ के नौश फरमाना चाहते थे। मैं मेरी बेगम को दुखी नहीं कर सकता। मुर्गी जहाँ ऊपर खड़ी थी उसी के सामने नीचे जाकर वो लोमड़ी खड़ा हो गया और वो गोल 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 वहीं घूमने लगा। वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुर्गी सब कुछ ऊपर से देख रही थी और वो सोचने लगी, ऐसे तो लोमड़ी और थक जाएगा। लोमड़ी और तेज अपनी दुम को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगा। मुर्गी ध्यान से उस लोमड़ी की हरकतें देख रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि लोमड़ी आखिर कर क्या रहा है। लोमड़ी को गोल गोल घूमते देखकर मुर्गी का सर घूमने लगा और वो खुद को संभाल न पाई। उसका तवाजुन बिगड़ गया और वो नीचे लोमड़ी की थैली में जा गिरी।
लोमड़ी ने थैले को अपने कंधे पे उठाया और वो तालाब की तरफ रवाना हुआ। लोमड़ी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा मुर्गी कितनी लजीज होगी। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता तालाब की ओर बढ़ रहा था क्योंकि मुर्गी को पकड़ने में वो बहुत थक चुका था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। फिर उसने सोचा, लगता है रात होने में काफी वक्त है, मैं थोड़ा आराम फरमाता हूँ। लोमड़ी ने थैले को एक बड़े से पत्थर के पास रख दिया और वो पत्थर पर जाकर सो गया। बहुत जल्द उसे नींद आ गई। लाल मुर्गी ने अपना दिमाग लगाया और वो थैले से फौरन बाहर आ गई। बाहर आकर उसने लोमड़ी को सोते हुए पाया और वो हैरत ज़दा हो गई। लाल मुर्गी बेहद हिम्मत वाली थी। उसने हिम्मत जुटाकर बड़े बड़े पत्थर उस थैले से बांध दिए और फौरन से बेशतर वो अपने घर चली गई। लोमड़ी की नींद टूटी। वो उठ गया लेकिन उसे कुछ खबर न थी। उसने थैले को अपने कंधे पे उठाया और तालाब की जानिब चल पड़ा। लोमड़ी की बीवी ने उसे देखा और कहा, तो तुम लाल मुर्गी को ले आए? बिल्कुल, क्या पानी गर्म हो गया? लोमड़ी की बेगम ने अपने मुंह से उस थैले को खोला और उसने थैले को कढ़ाई में उलट दिया। सारे पत्थर उस गर्म पानी में गिरने लगे। खौलता पानी लोमड़ी और उसकी बीवी पर भी गिरा और दोनों की मौत हो गई। लाल मुर्गी ने फिर कभी उस चालाक लोमड़ी को नहीं देखा और वो खुशी खुशी आराम से अपनी जिंदगी बसर करने लगी। अच्छे अमाल का फल। कई सालों पहले एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उस गुलाम का आका बेहद जालिम था। दिन रात उससे काम करवाता। लकड़ियां काटना, पानी भरना, साफ सफाई करना, ऐसे काम वो दिन भर करा करता। जरा सी गलती हो जाने पर वो उसे बेहद मारता। एक दिन ऐसे हुआ, एक छोटी सी गलती के लिए उसके आका ने उसे पीटा, बहुत पीटा। वो रोने लगा और आखिरकार वो अपने आका की नजर से बचकर भाग निकला। भागते भागते आखिर वो एक जंगल में आया। अब क्या करें? फिर वो जंगल की एक गार में रहने लगा। वो दिन में बाहर निकलता, दरख्तों के कुछ फल मिले तो खा लेता, कहीं पानी मिल जाए तो पी लेता और दिन गुजारता। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। एक दिन ऐसे हुआ, वो फल लेने के लिए बाहर निकल गया। फल लेकर वो वापस आ ही रहा था, उसने देखा कि अपनी गार में कोई मौजूद है। उसने झुक कर देखा तो वहाँ एक शेर मौजूद था। वो शेर तड़प रहा था, अपना पैर हिला रहा था और करहा रहा था। उसने देखा तो क्या, शेर के पैर में एक कांटा चुभा था। अब क्या किया जाए? शेर का कांटा निकाला जाए या नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और वो शेर के करीब पहुंचा। आहिस्ता से उसने उसका पैर अपने हाथ में लिया और हल्के हाथों से उसने वो कांटा निकाल लिया। उसे मरहम पट्टी की। शेर को बेहद राहत मिली। 2-3 दिनों में शेर का पैर ठीक हो गया। जख्म भरने पर शेर एक रोज गार से निकल गया। एंड्रोक्लीस को थोड़ी तसल्ली मिली। ऐसे कई रोज गुजर गए। आखिरकार उसका दिल ऊब गया। वो क्या करता, कहाँ जाता? फिर उसने तय किया कि मैं किसी दूसरे शहर में जाकर जो भी मिले वो काम करूँगा। एक रोज वो निकल पड़ा और एक पड़ोस के शहर पहुंच गया। लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा न छोड़ रही थी। बिल्कुल उसी दिन उसका वो जालिम आका भी उस शहर पहुंच गया। ये आगे से जा रहा था, सामने से आका आ गया। एंड्रोक्लिफ को देखते ही उसका आका आग बगूला हुआ और उससे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने उसे कैद खाने में डाल दिया। उस जमाने में रोम के कानून के मुताबिक भागे हुए गुलामों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। 2-4 दिन उसे कैद में रखा गया। फिर एक दिन इतवार के दिन एक बड़े पिंजरे से एंड्रोक्लिस को एक मैदान में लाया गया। सजा का मंजर देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। बादशाह रोम भी मौजूद थे। फिर उस पिंजरे का दरवाजा धीरे से खोला गया।
एंड्रोक्लिस के हाथ में एक छोटी सी छुरी दे दी गई और एक शेर को उस पिंजरे में छोड़ दिया गया। पिंजरा काफी बड़ा था। उस गुलाम को देखते ही उस शेर ने दहाड़ मारी। अब वो उस गुलाम पर झपटने ही वाला था, इतने में शेर ने महसूस किया कि इस आदमी को कहीं मैंने देखा है। शेर को अचानक याद आया, ये तो वही शख्स है जिसने मेरे पैर का कांटा निकाला था। शेर अचानक से खामोश हो गया। वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब वो एंड्रोक्लिफ के पैर चाटने लगा। जितने लोग वहां मौजूद थे सबको ताज्जुब हुआ, बादशाह को भी ताज्जुब हुआ, उस गुलाम को भी ताज्जुब होने लगा कि ये शेर तो मुझे खाने वाला था, अचानक से मेरे पैर क्यों चाटने लगा। गुलाम को भी याद आ गया कि ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। वो नीचे बैठ गया और शेर का सर थपथपाने लगा। शेर उसके हाथ पैर चाटने लगा। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ऐसे तो कभी नहीं देखा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस शेर को बाहर निकालो पिंजरे से और उस गुलाम को यहाँ ले आओ। सिपाही एंड्रोक्लिस को लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, मुझे बताओ आखिर शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? उसने कहा, नहीं बादशाह सलामत, बात यूं है, कुछ दिनों पहले उस शेर के पैरों में कांटा चुभा था जो मैंने निकाल लिया था। उसी एहसान की बदौलत उसने मुझे मारा नहीं, मुझे बिना मारे वो वापस चला गया। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, मुझे बताओ कांटा निकालते वक्त तुम्हें खौफ नहीं आया? एंड्रोक्लिस ने कहा, डर किस बात का? मेरे जालिम आका की तरह वो शेर जालिम तो न था। ये बात सुनते ही बादशाह बेहद खुश हुआ। उसने एंड्रोक्लिस को शाबाशी दी और ऐलान कर दिया कि आज से ये गुलाम नहीं आजाद है, और उसे ढेर सारे इनामात से नवाजा। और उसका जो जालिम आका था ना, उसे कैद खाने में कैद कर दिया और 2 साल की सजा सुना दी। एंड्रोक्लिस ने शेर पर रहम किया और शेर ने गुलामी से उसे बरी करवाया। यानी बच्चों, अगर हम किसी पर एहसान करते हैं, किसी पर रहम करते हैं, तो कोई पलटकर हम पर भी रहम करता है।